की जान में जान है कि चलो पायलट सही सलामत है और प्लेन पे भी उसका कंट्रोल है। अब ऑक्सीजन है नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत 24,000 फीट और सांस लेना मुश्किल। तभी उसके बाद पायलट ने अब धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाना शुरू किया ताकि एक ऐसे हाइट पर ले आए जहां से ऑक्सीजन मिल सके और मुसाफिर सांस ले सके, क्योंकि मास्क तो है नहीं। अब करते करते 24,000 से 14,000 फीट नीचे ले आए प्लेन और अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है। 10,000 फीट ऊंचाई पर लाने पर लोगों को थोड़ी राहत लगी, उन्होंने सांस लेना शुरू किया, जान में जान आई। लेकिन ये पहली मुसीबत खत्म हुई थी। अब ये है कि प्लेन का छत उड़ा हुआ है, कॉकपिट जाम है, ब्लॉक है, और प्लेन को लैंड कैसे करें। अब 10,000 फीट तक तो आ गई। इसके बाद पायलट ने को पायलट से कहा कि भाई जरा आसपास के जो नज़दीकी एयरपोर्ट है उससे फौरन कांटेक्ट करो, बोलो कि इमरजेंसी लैंडिंग है। अब उन्होंने नज़दीकी एयरपोर्ट पे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुसीबत ये कि हवा की आवाज़ इतनी तेज़, क्योंकि ऊपर खाली, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो जो बोल रहे हैं वो आवाज़ हवा एक तरह से कहीं बहका कर या बहा कर कहीं और ले रहा, और नीचे जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर से क्या बोल रहा है। वो इतना डिस्टर्बेंस था। जैसे आप बहुत तेज़, आप शुरुआत में जैसे कहा था कार की आप विंडो खोलिए और बहुत तेज़ी में जा रहे हैं और आप फ़ोन पे बात कीजिए तो शायद की आवाज़ ज़्यादा आती है। सेम वही सिचुएशन ऊपर। तो नीचे ATC को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई बोल क्या रहा है। अब इधर 10,000 फीट के नीचे पर आ चुके हैं, लेकिन प्लेन की हालत ख़राब है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब गिर जाए। और इस चक्कर में ये हुआ था कि जब ये टूटा तो जो कॉकपिट था जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो गया तो वो और अजीब कि इसको डायरेक्शन कैसे दे, मोड़े कैसे, मतलब एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। खैर इधर कोशिश जारी थी। एक बार फिर उनका कनेक्शन हुआ तो पता चला कि सबसे जो नज़दीकी हवाई अड्डा जहाँ पे वो पहुँच सकते हैं सही सलामत, उसका नाम है मावी हवाई अड्डा, मावी एयरपोर्ट। मावी एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया, बट दोनों तरफ से बात हो रही, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद दोबारा लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से फिर कांटेक्ट हुआ। तो मावी एयरपोर्ट के ATC को समझ में आ गया कि ये लोग मुश्किल में है। उन्होंने कहा ठीक है आप लैंड करो, और ये रनवे खाली कराने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब लैंड करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इधर इशू ये है कि आप नीचे तो ले आए। अब वहाँ पे लैंड करने के लिए इस मावी एयरपोर्ट पर आमतौर पे जो प्लेन है वो पहाड़ है दोनों तरफ, तो उस पहाड़ के ऊपर से प्लेन जाता है और फिर लैंड करता है। अब ये ऊपर ले जाए तो ऑक्सीजन की कमी, मुसाफिरों की हवा खराब, और नीचे ले जाए तो प्लेन को मोड़ना पड़ेगा दो पहाड़ों के बीच से, और जो प्लेन का कॉकपिट का अगला हिस्सा है वो मुड़ चुका ऑलरेडी। तो अब कितना कंट्रोल होगा उस आपके मोड़ने वाली जो भी मशीन होगी उनकी। तो पायलट को कुछ कंफर्म नहीं कि मैं इस प्लेन को इस पहाड़ के बीच से मोड़ पाऊंगा कि नहीं। फिर एक आइडिया आया कि यार इसको प्लेन को, उससे पहले एक समंदर है वहां पे लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छत गायब है। अगर आप समंदर में प्लेन को लैंड करते हो तो समंदर के अंदर प्लेन गया तो लोग डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा खाली है। तो हर तरफ से मुसीबत, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो उतरना है, और वो भी जल्दी उतरना है। तो पायलट ने फिर कहा, ऊपर वाले का नाम लिया, उसने कहा जो भी होगा हम इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। और मावी एयरपोर्ट पर
और इन पहाड़ों के बीच से प्लेन को ले जाएंगे और पहाड़ों के बीच से इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने पहाड़ के अंदर से इस प्लेन को मोड़ने की कोशिश शुरू की पायलट ने। अब किसी तरीके से प्लेन मोड़ते मोड़ते पहाड़ वाला इलाका निकाल दिया, लेकिन जैसे ही निकाला उसके बाद ये हुआ कि उसमें से एक इंजन फेल हो गया। अब पायलट के सामने फिर मुश्किल, यार अब क्या करें, एक इंजन फेल है और दूसरा पता नहीं कब फेल हो जाए। अब खैर ये है कि वक्त कम है, मावी एयरपोर्ट सामने है, पहाड़ वाला उन्होंने खतरा पार कर लिया है। अब प्लेन को नीचे लाना है। अब वो नीचे ला रहे हैं रनवे की तरफ। अब रनवे से जब नीचे लाने के लिए प्लेन को लैंड कराना है तो आपने देखा होगा गियर बॉक्स से पहिए खुलते हैं। पायलट ने गियर बॉक्स को ऑन किया, जो सामने स्क्रीन पर उनको दिखाई दे रहा है, तो इंडिकेट करता है, लाइट जलती है और पता चल जाता है कि पहिया खुल चुका है। वो मशीन ही काम नहीं कर रही। 50% से ज़्यादा प्लेन की मशीन खराब, काम नहीं कर रही। अब पायलट को ये पता नहीं कि वो जो लैंड करने जा रहा है उसका पहिया खुला है कि नहीं खुला है। अगर पहिया नहीं खुला है तो पेट केवल रनवे पर जाएगा और इसका मतलब है कि फिर एक आग के गोले में प्लेन तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इधर इंजन में फ्यूल और आप पेट केवल आप घिसटते हुए जा नहीं सकते हैं। अब इतना कम वक्त है कि मशीन काम नहीं कर रही है। पायलट ने अपनी तरफ से गियर ऑन कर रखा है, लेकिन पहिया नीचे है कि नहीं ये पायलट को नहीं पता, कोई पायलट को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और रनवे सामने, बस मिनटों का खेल है ये। अब यहाँ पे देखिए, जब ऊपर वाला आता है किसी को बचाने के लिए तो क्या क्या रास्ते निकालता है। जब ऊपर से पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नीचे बात कर रहा था और कह रहा था, तो जब बार बार उनकी बातचीत कट रही थी तो एटीसी में भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए थे। उन्हें उनकी बातों से इस बात का एहसास हो गया कि प्लेन के अंदर नॉइज ज्यादा है और हवा की आवाज ज्यादा आ रही है। तो ये समझ गए कि इस प्लेन में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है कि हवा जो है वो प्लेन के अंदर दाखिल हो चुका है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब वो सारे लोग, रनवे तो उन्होंने खाली कर लिया, एम्बुलेंस सारी चीजें तैयारी। अब प्लेन सामने से उनको दिखाई देना शुरू, दूरबीन लेकर एटीसी के लोग खड़े हुए हैं। जब उन्होंने पहली बार हवा में प्लेन को देखा तो सबको लगा कि ये क्या साइंस, क्या विज्ञान, ये करिश्मा क्या है। उन्होंने जो देखा कि प्लेन की छत गायब, पैसेंजर अंदर, और ये बचे हुए कैसे, और ये प्लेन अब तक हवा में कैसे। अब इधर पायलट की दुविधा ये कि गियर बॉक्स ऑन तो है लेकिन पहिया खुला है कि नहीं मालूम नहीं। दूसरा, जो कंट्रोल अब तक बात कर रहे थे एटीसी से, वो मशीन भी खराब, मतलब अब उसका संपर्क ही नहीं है एटीसी से कि कोई अपना मैसेज उस तक पहुंचाए कि भैया बता दो मेरा पहिया खुला है कि नहीं। मतलब हर तरफ से एक इंजन भी खराब हो चुका है। अब रनवे सामने है, पायलट अंधेरे में है, क्या करूं, क्योंकि इंडिकेट हो नहीं रहा, पहिया खुला है कि नहीं खुला, मैं पेट के बल गया तो वैसे भी मरूंगा। तब नीचे वालों ने कमाल किया, उन्होंने नीचे दूरबीन से देखा कि गियर बॉक्स खुल चुका है, यानी पहिया खुल चुका है। अब उन्होंने दूरबीन से देखने के बाद इशारा करना शुरू किया, इशारा करना शुरू किया, इशारा मिला, वहां चूंकि प्लेन रनवे के नजदीक है और वो उधर, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ना भी लैंड करता, पहिया ना खुलता तो करता क्या, कहीं ना कहीं जाकर टकराना था।
तो दूरबीन से देखकर जमीन से आसमान पर इशारा गया कि गियर बॉक्स खुला हुआ है, पहिया है, ये है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके सारे सिस्टम बेकार हो चुके हैं। और जो टेक्नीशियन होते हैं टेक्निकल, उन्हें पता होता है कि उस वक्त ऐसे सिचुएशन में जब आपकी सारी मशीनें काम करना बंद कर चुकी हों तो एक पायलट क्या क्या सोचता है, वो किन किन चीज़ों को, खासतौर पर लैंडिंग के वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझ गया। तो ज़मीन और आसमान, उन दोनों के बीच में जो तारतम्य था वो काम कर गया। दूरबीन से देखकर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये पहिया काम कर रहा है। उसके बाद ये प्लेन रनवे को टच करता है, रनवे को टच करता है और प्लेन रुकता है। भागकर एम्बुलेंस और बाकी के लोग पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी नज़रों से ऐसा चमत्कार देखा नहीं था। प्लेन की हालत देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। फटाफट तमाम मुसाफिरों को उतारा जाता है। 7 मुसाफिरों को मामूली चोट आई थी, कुछ को और चोटें आई, लेकिन सभी सुरक्षित थे। अब सब नीचे उतर आए, पायलट, को पायलट, अटेंडेंट और मुसाफिर। 94 लोग नीचे आ गए। लेकिन जब 94 लोग नीचे आए तो इसके बाद देखा गया कि एक मिसिंग है। एक फ्लाइट अटेंडेंट जो सबसे पॉपुलर थी, क्लारा बेल। क्लारा बेल ना उन मुसाफिरों में थी, न नीचे जो घायल थे उनमें थी। अब तलाश शुरू हुई, यार 95 थे, ये 94 कैसे? कुछ, चूंकि सदमा तो था मुसाफिरों को, अब वहां पे स्टाफ ने चूंकि सबकी गिनती भी करनी थी। प्लेन हवा में, छत उड़ गई, कौन कौन उड़ सकता है, क्योंकि प्लेन का जब छत उड़ा तो उसको लोग, हवा इतनी तेज थी कि हवा अपनी तरफ खींच के प्लेन से बाहर फेंक देती। लेकिन नसीब अच्छा था कि इस प्लेन में सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग खत्म नहीं हुई थी और लोग सीट बेल्ट पूरे सफर के दौरान पहने रहा करते थे। तो सभी ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी और उस सीट बेल्ट की वजह से हवा का तेज दबाव और भाव होने के बावजूद उस हवा ने किसी मुसाफिर को खींचकर बाहर नहीं ले जा पाया। सब अपनी सीट पे सिर्फ सीट बेल्ट की वजह से सुरक्षित रहे थे, बंधे हुए। लेकिन नीचे आए तो पता चला कि 95 में से 94 एक गायब, क्लारा बेल, फ्लाइट अटेंडेंट, जो बड़ी पॉपुलर। अब जब पूछताछ हुई तो फिर कुछ मुसाफिरों ने आंखों देखी बताई। उन्होंने कहा कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके बाद हम ठीक ठाक उड़ रहे थे, तभी अब लोगों को पानी वानी देने के लिए क्लारा बेल ने अपना सीट बेल्ट खोला और वो खड़ी हुई कुछ मुसाफिरों की मदद करने या उनको पानी वानी देने के लिए। और जब वो खड़ी हुई, उसी के ठीक कुछ सेकंड के बाद छत उड़ गई। जब छत उड़ी तो वो इकलौती थी उस प्लेन में जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि वो खड़ी थी, उनको मुसाफिरों की मदद करनी थी। छत के उड़ते ही हवा का इतना तेज प्रेशर आया कि क्लारा बेल इकलौती उस प्लेन में सवार जिसके पास सीट बेल्ट से बंधी नहीं थी, वो अपने साथ खींच कर ले गया। तो इस हादसे में एक कैजुअलिटी हुई, एक मौत क्लारा बेल की। वो भी इसलिए कि वो मुसाफिरों की मदद करने के लिए खड़े हुई थी और सीट बेल्ट में नहीं थी। अगर वो सीट बेल्ट पहने होती और खड़ी ना होती तो शायद 95 के 95 बच जाते। लेकिन उनकी ड्यूटी, उनका फर्ज था कि प्लेन के अंदर मुसाफिर का ख्याल रखना। इस फर्ज की वजह से उनकी जान गई। अब सबसे बड़ा सवाल था, प्लेन नीचे उतर आया, सभी लोग सुरक्षित, पायलट को पायलट की खूब तारीफ। लेकिन फिर इंक्वायरी हुई, क्योंकि दुनिया में इससे पहले कभी हुआ नहीं कि बीच हवा में प्लेन हो और छत उड़ जाए। तो जब जांच हुई तो पता चला कि इस प्लेन का मेंटेनेंस बहुत ही कबाड़ टाइप का था।
कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक एक दिन में इसके 10-10 चक्कर लगवा देती थी हवाई द्वीप के, अलग अलग एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। एक मुसाफिर उस दिन भी जब इस प्लेन में सवार हुआ तो उसने देखा कि प्लेन की बॉडी में क्रैक है। उसने ध्यान भी दिलाया तो एयर होस्टेस ने कहा ये कोई इशू नहीं है, आप सेफ। तो उसे लगा ये बेहतर जानती होंगी ये लोग तकनीकी तौर पर। तो पता चला कि जिस कंपनी का प्लेन, जो इसकी मेंटेनेंस और जिसकी एयरलाइंस, इन तीनों की गलतियां थी। बाद में इनमें कुछ लोगों को सजा भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा जिसको हो सकता था वो बच गया करिश्माई तौर पर, तो फिर ये चीज़ें ऐसी हुई नहीं। लेकिन आज भी इस दुनिया में ये इकलौता मामला है जिसमें एक प्लेन जिसका छत उड़ गई और 24,000 फीट से तमाम 95 में से मुसाफिर धरती पर सही सलामत पहुंच गए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। अनिल कुमार तोमर, इनका आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी। इसके अलावा सुरभि, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुरभि। साथ ही सरफराज खान, ये जमशेदपुर से हैं लेकिन दुबई में रहते हैं, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे सरफराज। उमर शहजाद, हैप्पी बर्थडे उमर शहजाद। ये भी दुबई में रहते हैं लेकिन ये पाकिस्तान से, और इन्होंने मेल हिंदी में लिखा है तो मैं बड़ा चौंका। तो लेकिन हिंदी आपने अच्छी लिखी है, एंड हैप्पी बर्थडे उमर। साथ ही गोपी चंद, इनका भी आज बर्थडे है और ये मलेशिया में रहते हैं, तो हैप्पी बर्थडे गोपी जी। इसके अलावा यासीन नागौरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यासीन जी। और ये मोहम्मद मदनी ने भेजा है। और इसके अलावा शबनम खातून, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबनम जी। और इसरार अहमद ने भेजा है। रोशन बाल्की, इनका भी अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे था 22 को, तो शायद मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। रोशन बाल्की जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया अभी इसी साल, और अभी ये पोस्ट कहीं बाहर पोस्टेड हैं। तो पहली बार इनके सिस्टर ने डाकिये से इनको राखी भेजा है, तो बड़ा अच्छा। लेकिन ये भी है कि पहली बार आप घर से बाहर भी हैं। तो रोशन जी, आप बस इसी तरह अपनी ड्यूटी करते रहें और कभी आपसे मौका मिला ज़रूर मुलाकात होगी। इसके अलावा उत्तर प्रधान, इन्होंने कहा आप सितारों की दुनिया की भी कुछ कहानियां सुनाएं, तो जल्दी सुनाता हूँ। राम शर्मा ग्वालियर से, थैंक यू सो मच। प्रत्युष मिश्रा उड़ीसा से हैं ये, इन्होंने वहाँ की एक स्टोरी भेजी है, मैं जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा शानू यादव एक कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार, थैंक यू सो मच। और मैंने नोइंग मूवी देख ली और वाकई अच्छी थी, तो बताने के लिए शुक्रिया। गुरनीत सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। वरुण मिश्रा कविता हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, और ये मैंने सुना दिया है वरुण साहब, इसी कहानी में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यश अवस्थी, थैंक यू सो मच। आज की जो कहानी है, इस कहानी को गिनीज बुक में भी जगह दी गई है। इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ पे कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती, वहाँ पे भी लोग बच जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ दूर दूर तक नहीं लगता कि ऐसे किसी की मौत हो सकती है, वहाँ लोगों की जान चली जाती है। ये सारे करिश्मा चमत्कार है जो पता नहीं ऊपर बैठा हुआ जो करता है, और वो हम सब बारी बारी से सुनते हैं, देखते हैं। कई बार ऐसे चमत्कार, ऐसे करिश्मे पर यकीन भी नहीं होता। लेकिन आज की जो कहानी है, थोड़ी बहुत ऊंचाई नहीं, 33,000 फुट, 33,000 फुट। सोचिए, आमतौर पे जो प्लेन उड़ता है उसकी ऊंचाई इतनी होती है,
23, 33, 35। तो 33,000 फुट की ऊंचाई कितनी होगी, और वहां से कोई गिरे और बच जाए, ये किसी करिश्मे चमत्कार से कम नहीं है। तो ऐसी अजूबे कहानी को आप तक रखूं, आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आपको कुकू एफएम के बारे में फिर एक बार याद दिला दूं, क्योंकि कुकू एफएम पे भी ऐसी कहानियां आती हैं। तो कुकू एफएम ऐप पे भी आप कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखें। क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए क्राइम 50 है। तमाम अलग अलग फील्ड की रहस्य, रोमांच, इस तरह की जो कहानियां हैं, बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, तो कुकू एफएम ऐप पर आप सुन सकते हैं। तो मौका मिले तो सुनिए, और जरूर सुनिए। आज की जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है। जब ये खबर छपी थी तो याद है पूरी दुनिया हैरान थी, हैरतजदा थी कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या। जिसने भी सुना यकीन नहीं कर रहा था, पर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। सर्बिया बेहद ठंड इलाका जहाँ पे पड़ता है, मौसम वैसे ही है वहाँ। उसी में एक जगह है बेलग्रेड। तो उसी सर्बिया के बेलग्रेड शहर में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम है वेस्ना ब्लोविक। वेस्ना ब्लोविक एक अच्छे खासे घर में पैदा हुई। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की। इत्तेफाक से एक बार उसे लंदन जाने का मौका मिला, और वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी। जब वो फ्लाइट में बैठी तो अभी उसकी सोच बदल गई। उसने सोचा कि अभी मैं, उसको पहले ये था कि मेडिकल की पढ़ाई करूँगी, डॉक्टर बनूंगी, लेकिन उसे लगा कि नहीं, ये फ्लाइट अटेंडेंट वाला काम बहुत सही है। आसमान में उड़ो, नई नई जगह घूमो, नए नए लोगों से मिलो, और है एडवेंचरस जॉब है ये, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट का, इवन पायलट का भी, क्रू मेंबर जो सारे हैं उनका भी। तो फिर उसने तय किया, वेस्ना ने, कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बनेगी। इसके बाद वो लौट कर आई, अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उसने अब वहाँ के एयरलाइंस के लिए एग्ज़ाम देना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि रिटन एग्ज़ाम के अलावा एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। अब यहाँ आकर वेस्ना थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वेस्ना की तबीयत शुरू से ऐसी थी कि उसको लो ब्लड प्रेशर का इशू था। ब्लड प्रेशर हमेशा उसका ज़्यादातर लो होता था। अब फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि मेडिकली फिट हो, और लो ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब उसके कई ऐसे फ्लाइट अटेंडेंट्स जो उसकी दोस्त थी, उसने जानकारी उनकी इकट्ठी करनी शुरू की। तो फिर उसे पता चला कि अगर लो ब्लड प्रेशर मेडिकल टेस्ट में आ गया तो फिर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और वो इस नौकरी के लिए बिल्कुल पागल थी। खैर, इसने एक वहाँ के बड़े एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया, रिटन टेस्ट इसने पास कर लिया। अब बारी आई मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट में जाने से उससे पहले पता था कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से शायद ये नौकरी ना मिले। तो यहाँ उसने एक चालाकी की। उसने, किसी ने बताया उसे, वो मेडिकल टेस्ट पे जाने से पहले उसने खूब सारी कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद जाकर उसी दौरान उसने मेडिकल टेस्ट दिया। अब इतनी सारी कॉफ़ी पी कर आई थी, लो ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट में वो पास हो गई। अब रिटर्न में ही पास, मेडिकल टेस्ट में ही पास, उसका सपना पूरा हो गया। उसको फ्लाइट अटेंडेंट में नौकरी मिल गई, और वो वहाँ की एक बेहतरीन एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे काम करने लगी। उसके बाद उसे एक से एक फ्लाइट मिलने लगी, वो अपना उड़ान भरने लगी। करीब 8 महीने बीत गए। 8 महीने तक उसने अलग अलग काम किया। 8 महीने के बाद आखिरकार उसके काम को देखते हुए उसे क्रू मेंबर बना दिया गया।
अभी एक टेक्निकल टर्म है। तो वो क्रू मेंबर थी फ्लाइट की। इसके बाद अब उसका आना जाना अपना ज्यादा हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। अब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका ड्रीम पूरा हो चुका था, फ्लाइट अटेंडेंट थी, हवा में उड़ रही थी। लेकिन ये सब कुछ एक रोज अचानक बदल जाता है। तारीख थी 26 जनवरी, हमारे रिपब्लिक डे, और साल 1972, 26 जनवरी 1972, यानी कि करीब करीब 50 साल पुरानी कहानी है। तो 50 साल पहले 1972, 26 जनवरी, एक क्रू मेंबर के तौर पर जिस एयरलाइंस में काम कर रही थी वेस्टना, उसमें उसकी ड्यूटी लगी। और उस दिन ये जिस फ्लाइट में इसकी ड्यूटी लगी वो फ्लाइट थी जेट फ्लाइट 367 उड़ान नंबर। और इसे जाना था उस दिन स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के बीच। अब सर्बिया के बेलग्रेड के बीच में और स्वीडन के स्टॉकहोम से उड़ान भरनी थी। शॉर्ट डिस्टेंस था और उस दिन कुल पैसेंजर जो थे वो 26 थे प्लेन में, और बाकी 4 क्रू मेंबर थे, तो करीब 30 लोग। अब 30 लोग जेट फ्लाइट 367 की उड़ान में बैठते हैं और स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए ये प्लेन उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद मौसम भी ठीक, सब कुछ ठीक था। करीब 46 मिनट बीत चुके थे। कुछ वक्त के बाद ही अब डेस्टिनेशन आना था और प्लेन को लैंड करना था बेलग्रेड में। 46 मिनट पास हो चुके थे। इस दौरान में अब जो क्रू मेंबर है वो पैसेंजर्स को सर्व कर रहे थे, जो भी उस वक्त खाने पीने की चीज़ें। सब कुछ ठीक था, मौसम साफ, पायलट भी अपना कमांड पे। लेकिन 46वें मिनट उड़ान के भरने के ठीक बाद अचानक प्लेन के लगेज में जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे सामान होता है, एक जोर के धमाके की आवाज आती है। उस वक्त वेस्ना जो है वो खाने पीने की ट्रॉली को पैसेंजर को सर्व कर रही थी। अचानक नीचे लगेज के एरिया में एक जबरदस्त धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज था कि इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले कुछ सेकंड के अंदर उस प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। वो प्लेन 3 टुकड़ों में बदल गया। और उस वक्त इस प्लेन की ऊंचाई थी, हाइट जो थी 33,000 फुट, जमीन से 33,000 फुट की ऊंचाई पर। और ये प्लेन इत्तेफाक से उस वक्त चेकोस्लोवाकिया के आसमान में उड़ रहा था। धमाका, प्लेन के 3 टुकड़े, प्लेन के सामान और पैसेंजर समेत अब लोग हवा में, और हवा से अब वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहे हैं। सारे लोग नीचे गिरे। प्लेन का जो मलबा गिरा वो वहां पे एक गांव था जो चेकोस्लोवाकिया का। तो जब ये उस गांव के पास गिरा जहां पे, वहां पे बर्फ की मोटी चादर थी मौसम की वजह से, और पहाड़ी इलाका था, बर्फ की चादर बिछी हुई थी। अचानक जलता हुआ प्लेन नीचे गिरा, अलग अलग हिस्सों में मलबा गिरा। दूर गांव से लोगों ने देखा आसमान से आग का शोला और नीचे की तरफ आ रहा है। लोग उस स्पॉट की तरफ भागे जहां पे प्लेन का मलबा गिरा था, और इन्हीं में एक शख्स था ब्रूनो हॉन्क। ब्रूनो हॉन्क दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बाकायदा हिस्सा लिया था चेकोस्लोवाकिया की तरफ से, और उस वॉर में ये एक मेडिकल एक्सपर्ट्स के तौर पर शामिल हुए थे।
एक सेना के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर। तो प्लेन का मलबा नीचे गिरा, मलबे में आग है, मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, छितरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग भागते हैं, उनमें से एक ब्रूनो हॉग भी उसी गांव में अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी मलबे की तरफ भागते हैं। हर तरफ लाशें पड़ी थी। लेकिन अचानक किसी के कराहने की आवाज ब्रूनो हॉग के कानों तक आती है। बर्फ की चादरों के बीच, मलबों के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है। उजाला था उस वक्त, रोशनी थी, दिन का वक्त था। धीरे धीरे कराहने की आवाज उनके करीब आती जाती है। आखिरकार आवाज उनके जब बेहद करीब आई तो उन्होंने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि कराहने की आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। प्लेन के मलबे, बाकी चीजें वहां पे पड़ी हुई चारों तरफ। फिर अचानक उनकी नजर प्लेन की एक ट्रॉली पर पड़ी, जिस ट्रॉली में खाने पीने का सामान प्लेन में सर्व करते हैं क्रू मेंबर। तो उन्होंने देखा कि शायद इस ट्रॉली के नीचे से आवाज आ रही। ब्रूनो हॉग ट्रॉली के करीब गए। जब करीब गए तो देखते हैं कि एक लड़की उस ट्रॉली के बीच में आधी फंसी हुई है, बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो कराह रही है। ये इकलौती आवाज थी किसी इंसान की जिंदा होने का सबूत जो कराह रहा है। बाकी हर तरफ खामोशी थी, लाशें थी, जल चुकी थी, लेकिन ये लड़की न जली, न ही इसने दम तोड़ा, बल्कि अब तक कराहने की आवाज आ रही थी। ब्रूनो हॉग ने अपने गांव के बाकी लोगों को आवाज दी। लोग आए। चूंकि एक डॉक्टर थे, बड़ी हिफाजत और नजाकत के साथ उन्होंने इस लड़की को बाहर निकाला उस ट्रॉली से। बाहर निकालने के बाद तब तक गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन को खबर कर दी थी कि यहाँ कोई प्लेन जलता हुआ गिरा है। तो एम्बुलेंस और बाकी चीजें भी गांव तक पहुंच गई थी। इस घायल लड़की को फिर उठाकर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरन नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहां ले जाया गया तो लड़की जिंदा थी। डॉक्टरों ने देखा उसके दिमाग में गहरी चोट थी, दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, मांसपेशियां फट गई थी। शायद टेम्परेचर और इतने ऊपर से गिरने का जो इम्पैक्ट था। इसके बाद उस लड़की को फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, एड नहीं एड, तो लड़की अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों को लगा कि थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन वो होश में नहीं आई। करीब 2 हफ्ते बीत गए, वो लड़की होश में नहीं आई। दरअसल वो कोमा में चली गई थी और उसी हॉस्पिटल में थी। इसके बाद जब छानबीन और इधर प्लेन क्रैश होने की पूरी खबर फैल गई तो फिर पता चला कि इस पूरे हादसे में तमाम लोगों की मौत हो गई और एक जो इकलौती लड़की बची है जिंदा, उसकी उम्र है 23 साल, एयरलाइंस की तरफ से बताया गया, और उसका नाम है वेस्ना ब्लोविक। वही सर्बिया की रहने वाली। अब लोग हैरान, हैरतज़दा। अखबारों में खबर आई इस प्लेन क्रैश की, और साथ में ये भी कि एक लड़की 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरी है, लेकिन अस्पताल में और कोमा में है। उम्मीद किसी को भी नहीं कि बच जाएगी, ये था कि यहाँ तक बच गई, यही बहुत है। अब इकलौती इस प्लेन क्रैश में बची वेस्ना का इलाज शुरू हुआ। इलाज चलता रहा। जैसा मैंने कहा, लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे हफ्ता, महीना बीता। ठीक 10 महीने के बाद वेस्ना को डॉक्टरों ने पूरी तरह से फिट करार दिया और वो जिंदा बच गई। हाँ, कुछ चीजों के साथ। इस हादसे ने ऐसा किया कि वो जिंदगी में शायद दोबारा कभी मां नहीं बनेगी, डॉक्टरों ने कहा। पैराशूट के साथ भी वो नहीं गिरी थी। अब कई जगहों पे चोट थी, वो उसके साथ जिंदगी भर साथ रहेगी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो मां नहीं बनेगी।
अब उसके बचने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि आखिर 33,000 फुट की नीचे ऊंचाई से गिरकर वेसना बची कैसे। तो पता चला कि उसे 3 चीजों ने बचाया। 3 ऐसी चीज थी जिसने इस चमत्कार या इस करिश्मे को अंजाम दिया। पहला, जब प्लेन के लगेज में धमाका हुआ तो उस धमाके से प्लेन के 3 टुकड़े हुए। उनमें से एक टुकड़े में वेसना फंस गई और उस वक्त वो ट्रॉली पे सामान दे रही थी मुसाफिरों को जो प्लेन में बैठे हुए थे खाने पीने का। धमाके के इम्पैक्ट की वजह से उसका आधा जो शरीर था वो ट्रॉली के अंदर घुस गया। ट्रॉली स्टील की और प्लेन का एक हिस्सा उस ट्रॉली के पास आकर अटक गया। अब एक तरफ प्लेन का एक मलबा और दूसरी तरफ ट्रॉली, उनके बीच में फंसी हुई है वेसना, और उसके बाद टुकड़े के साथ ये ट्रॉली और वो प्लेन का मलबा जिसमें वो फंसी हुई है वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब वो नीचे गिरती है, पहली चीज इसने बचाई। दूसरी चीज, 33,000 फुट की ऊंचाई पर जो तापमान होता है माइनस में होता है। अगर आप उस वक्त हवा के संपर्क में आए तो दिल फट जाता है, मांसपेशियों फट जाता है, बचने के कोई चांस नहीं है। लेकिन वेसना बच गई। उसकी वजह ये थी, उसकी शायद एक चोरी। क्रू मेंबर बनने के लिए, मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए उसे पता था कि वो लो ब्लड प्रेशर की शिकार है, मरीज है। उसने खूब कॉफ़ी पीकर मेडिकल टेस्ट पास कर लिया और इसी लो ब्लड प्रेशर की उसकी बीमारी ने उसे जिंदगी दे दी। लो ब्लड प्रेशर की वजह से जब ये हुआ कि ये प्लेन क्रैश किया, तापमान इतना था तो लोगों का उधर ऑक्सीजन और बाकी ना होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल एक तरह से फट गया, बाकी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया, लोग मर गए। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ऊपर ही मर गए। लेकिन ये लो ब्लड प्रेशर था। जब ये हादसा हुआ तो इसका ब्लड प्रेशर जो था वो उतने लेवल पे आ गया जो आम लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। लो ब्लड प्रेशर ने वेसना की जिंदगी बचा ली। अब जब ये नीचे गिरी, जो तीसरी चीज जिसने बचाई, ये ट्रॉली और उसके बीच में फंसी हुई है। जिस जगह पे ये गिरी, यूगोस्लाविया के उस गांव में, वहां पे बर्फ की मोटी चादरें थी और वो बर्फ मुलायम, जब आप स्नोफॉल होता है आपने देखा है तो सख्त और हार्ड भी नहीं कि गिरकर आदमी को चोट लगे और वो मर जाए। तो वो एक तरह से वो जिसमें खेलते हैं, हम बर्फ उछाल कर एक दूसरे को फेंकते हैं, तो वहां गिरी तो वहां पे भी चोट नहीं लगी। तो इन 3 चीजों ने इस चमत्कार को अंजाम दिया और इस तरीके से वेसना की जान बच गई। अब वेसना ने इस चमत्कार के जरिए अपनी जान तो बचा ली, 10 महीने हॉस्पिटल रही। 10 महीने के बाद फिर उसकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। अब वो वापस आती है, एयरलाइंस में भी सारे लोग वेलकम करते हैं। फिर उसे कहते हैं कि वो कहती है कि मुझे वापस ड्यूटी दी जाए। उसे वापस से एयरलाइंस में ड्यूटी दी जाती है, लेकिन सिर्फ वो एक ही उड़ान और भरती है। उसके बाद एयरलाइंस वाले उसे ड्यूटी से हटा देते हैं। उसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया में वेसना का नाम इस हादसे और इस हादसे में इकलौती जिंदा बची शख्स के तौर पर मशहूर हो गया था। लोग इसे चमत्कार और क्या क्या कह रहे थे। हर शख्स उसकी तस्वीर देख चुका था क्योंकि अखबारों में हर जगह है। तो जब वो पहली बार वापस ड्यूटी पर लौटी तो लोगों को पता चला कि ये वो वेसना है जो एक प्लेन क्रैश में जिंदा बची थी। जैसी वो आई, लोगों के जहन में वो प्लेन क्रैश घूमने लगा और उनमें से बहुत सारे लोग डरने लगे और डर गए, कह रहे ये वही है, कहीं फिर ना प्लेन क्रैश हो जाए। तो लोगों के डर को देखते हुए एयरलाइंस के मैनेजमेंट ने यह तय किया कि जब जब ये प्लेन में उड़ेगी क्रू मेंबर के तौर पर
तो फिर पैसेंजर्स जो है वो पुरानी चीज़ें याद करेंगे, उस हादसे को याद करेंगे, उस प्लेन क्रैश को याद करेंगे। इसलिए अच्छा है कि इसे उड़ान न दिया जाए। और इसी वजह से फिर एयरलाइंस ने उसे कहा कि तुम यहाँ नहीं, तुम कुछ और डेस्क वर्क कर लो। तो उसने डेस्क वर्क करना शुरू किया। अब ये सिलसिला चलता रहा। 1985 में वेस्ना का नाम आखिरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर इससे पहले कोई जिंदा नहीं बचा था। तो जब ये सारी चीजें साबित हो गई, प्रूफ हो गया, तो 85 में गिनीज बुक ने वेस्ना का नाम अपने उसमें डाला और कहा कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई से गिरकर बचने वाली इकलौती इंसान है। हालांकि खुद वेस्ना जो है अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानती है, जिसको कहा गया था कि बहुत ही लकी और सारी चीज़ें। उसने कहा कि बेशक इस हादसे में वो बच गई, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी जो हंसती खेलती थी वो सब खत्म हो गई। वो उसे पता था कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसके बावजूद उसने शादी की, लेकिन माँ ना बन पाने की वजह से ये रिश्ता बहुत दिन तक चला नहीं, फिर उसका तलाक हो गया। कई ऐसी उसको इस वजह से चोट जो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहा, उसका इलाज कराते कराते उसके माँ बाप की मौत हो गई। और फिर लास्ट में ये हुआ कि वो खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई। इस दौरान में फिर यूगोस्लाविया में एक आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में भी इसने हिस्सा लिया और वहाँ के विद्रोहियों गुट की तरफ से आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ। और इस आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए एयरलाइंस ने 1990 में उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके बाद वो फुल पॉलिटिक्स करने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे बीमारी और उम्र में भी उसका साथ नहीं दिया। 2016 में 2016 में यानी करीब 6 साल पहले, जब वेस्ना की उम्र 66 साल थी, एक कमरे में तन्हाई में उसकी मौत हो गई। आखिरी कई साल उसने एक कमरे के अंदर खुद को समेट रखा था और उसी एक कमरे में वो रहती थी, और उसी कमरे में बड़ी खामोशी से उसकी जान चली गई। उसकी मौत की बात, उसकी मौत का सच कहते हैं कई दिनों बाद दुनिया को पता चला, क्योंकि वो तन्हा एक कमरे में रहती थी। उसने अपनी दुनिया समेट ली थी एक कमरे में। इसके बाद उसकी जब मौत की खबर आई तो फिर पूरी दुनिया में वो 1972 का हादसा उसको भी याद किया गया। तो 33,000 फीट की ऊंचाई भी जिसे नहीं मार सका, उसे उसकी बीमारी, उसकी तन्हाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों, खालीपन, अकेलापन, उसने उसकी 66 साल की उम्र में जान ले ली। तो ये थी कहानी उस चमत्कार या फिर कहें उस करिश्मे की, कि इंसान वही है। एक और भी है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही है, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी जान नहीं गई, और जब गई तो बिल्कुल तन्हाई में गई। तो ये थी आज की कहानी।